हेलो दोस्तों, मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं महेंद्र कॉमर्स पॉइंट। मैं आज बताने जा रहा हूं कि किस तरह से पुनर्मूल्यांकन खाता से यानी जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है उससे किस तरह से हम जर्नल एंट्री बना सकते हैं। यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट के आधार पे हम किस तरह से जर्नल एंट्री कर सकते हैं, वो भी आसान एकदम सरल तरीके से। जितना सरल हो सके उतना सरल तरीके से किस तरह से हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से जर्नल एंट्री बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हम उसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, यानी पुनर्मूल्यांकन खाता बना लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से रीवैल्यूएशन अकाउंट से जर्नल एंट्री बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, जिसमें ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है, ये पर्टिकुलर है और ये अमाउंट है। ये क्रेडिट साइड का, ये क्रेडिट साइड हो गया और ये डेबिट साइड हो गया। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में संपत्तियों के मूल्यों में वृद्धि और दायित्वों के मूल्यों में कमी और छूटी हुई संपत्तियों को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। यानी इनकी जो एंट्री होती है वो क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और इसके अपोजिट अगर संपत्तियों के मूल्य में कमी हुई और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि हुई और छूटे हुए जो भी दायित्व हों वो डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। ठीक है, क्यों लिखे जाते हैं अब डेबिट साइड में? क्योंकि अगर संपत्तियों के मूल्य में कमी हुई तो संपत्ति हमारे लिए क्या है? एसेट्स। यानी कौन से खाते में आता है ये? वस्तुगत खाते में। वस्तुगत खाते का रूल क्या है? अगर वस्तु या संपत्ति व्यापार में आए तो उसे डेबिट, अगर जाए तो क्रेडिट। तो एक तरह से जो संपत्ति पे हमारा एक तरह से हानि हो रहा है, यानी अगर उसका मूल्य कम हो रहा है तो वो हमारे लिए क्या है? हानि है, लॉस है। तो लॉस, जो लॉसेस होते हैं, जो नाम मात्र खाते का एक तरह से जो नियम है वो क्या है? ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। तो जो लॉस हो रहा है हमें, यानी जब संपत्तियों का मूल्य घट रहा है तो उससे हमें क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। तो वो जो लॉस है वो हमेशा डेबिट साइड ही लिखी जाती है। इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के ये तो एक लेजर हो गया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो रीवैल्यूएशन है ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का लेजर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है जो है 31 मार्च 2016 को मोहित, नीरज और सोहन का तुलन पत्र नीचे दिया गया है, जो कि फर्म में साझेदार है और लाभ का विभाजन अपनी पूंजी के अनुसार करते हैं। ठीक है, यहाँ लेनदार है 21,000, मोहित की पूंजी 80,000, नीरज की पूंजी 40,000, सोहन की पूंजी 40,000, सामान्य संचय 20,000 का है, भवन 1 लाख का है, मशीनरी 50,000 की है, स्टॉक 18,000 का है, देनदार 19,000 का है, टोटल 20,000 का है, जिसमें से डूबत ऋण 1,000, डूबत ऋण के लिए प्रावधान 1,000 घटाया गया है और बैंक में रोकड़ 14,000 है। टोटल एसेट साइड का 2,01,000 है और दायित्व साइड का भी टोटल 2,01,000 है। अब इसके बाद है, इस तिथि को नीरज ने फर्म से सेवानिवृत्त होने का निर्णय लिया है तथा फर्म में उसके हिस्से का भुगतान निम्न अनुसार किया जाएगा। यानी जो नीरज है वो फर्म से अलग हो रहा है और उसके अलग होने पे जो फर्म भुगतान किया जाएगा वो इस अनुसार है कुछ। भवन का मूल्य 20% से अधिक है, यानी जो भवन है हमारा वो 1 लाख का है और इसका 1 लाख का 20% यानी 2,000 रुपये अधिक हो गया। यानी भवन का मूल्य 1 लाख का 20% बढ़ गया। तो हम देख लेते हैं, एक ये हो गया हमारा 1 लाख का 20% निकाल लेते हैं हम। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये बच्चा गुणा
गुणा कर दिए तो 4 यानी 20,000, यानी जो भवन है वो 20,000 से बढ़ गया। तो हमें पता है कि ये हमारे लिए फ़ायदा है। तो हम फायदे को किस तरह दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। अगर हम तो फायदे को हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, तो बाई बिल्डिंग करके क्रेडिट साइड में लिख देंगे हम कितना, 20,000। ठीक है, अब दूसरी एंट्री देख लेते हैं। देनदारों पर डूबत ऋण के लिए प्रावधान को 15% तक बढ़ाएंगे, यानी जो देनदारों पर डूबत ऋण के लिए है उसे 15% तक बढ़ाएंगे। तो देनदार पर डूबत ऋण कितना है हमारा, देनदार कितने के, 19,000 के, सॉरी 19,000 के देनदार हैं जिन पर 15% तक प्रावधान बढ़ाना है। तो 19,000 का 15% हम निकाल लेते हैं। ये हो गया 19,000 गुणे 15%, एक जीरो 2 जीरो कट गया। अब गुणा कर दिए तो 0, 15 9 108, तो हाथ की 8 और हाथ की 10 हो गया, और 15 कम 15 10 25, तो ये हो गया 2528, यानी टोटल 2528 रुपये का प्रावधान करना है अपने को, जिसमें से हम 1,000 का प्रावधान डूबत ऋण पर देनदारों पर डूबत ऋण के लिए प्रावधान को 15% तक बढ़ाएंगे। देनदार है, देनदार हमारे 20,000 के हैं, जिसमें से डूबत ऋण हम घटाए हैं, तो उसको उसी को बढ़ाना है। 1,000 का हमने किया है, जो 20,000 का है उसमें से 1,000 हम डूबत ऋण के लिए प्रावधान किए हैं, लेकिन उसी को बढ़ा के 15% तक कर देना है। तो 20,000 का हम 20,000 जो हमारे लेनदार है वो पूरा मानेंगे, 15% बढ़ाना है। तो 100 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कितना हो गया, 15 दूनी 30, यानी 3,000 हो गया। 3,000 में से 1,000 हम पहले कर चुके हैं, तो 1,000 हम घटा देंगे तो बचेगा कितना, 2,000। इस 2,000 को हम, ये 2,000 हमारा क्या हो जाएगा, डूबत ऋण संचय, बैड डेट प्रोविजन। ठीक है, 2,000 क्यों हुआ, 2,000 डूबत ऋण। 2,000 डूबत ऋण कहाँ से है, जैसे हमें किसी से 20,000 रुपये लेना था। ठीक है, हमें किसी से 20,000 रुपये लेना था। अब हमें पता चल रहा है कि उसमें 1,000 रुपये पहले से ही डूब गया, यानी 1,000 रुपये नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमने पहले से ही 1,000 रुपये संचय कर दिया कि अरे चलो 20,000 था, उसमें से 1,000 नहीं मिलेगा, 19,000 ही मिलेगा। ठीक है, तो अब फिर क्या हुआ, फिर हमें पता चलता है कि अरे नहीं 19,000 नहीं, अब जो हमारे जितना भी हमारे देनदार है, यानी 20,000 जितना भी, उसको जो हमारे नहीं मिलने वाले हैं, यानी जो पैसा हमें नहीं मिलने वाला है वो और बढ़ने वाला है, और जो लोग हैं वो भी नहीं देने वाले हैं। तो ऐसे में क्या करना है, जो 20,000 का है, यानी जितना हमारे देनदार था उन पर जो डूबत ऋण का संचय करना था उसको बढ़ाना है, यानी 15% तक बढ़ाना है। तो जो बढ़ाना है, ये तो 1,000 हम पहले से ही किए होते, अब जो बढ़ाना है और बढ़ाना है तो इसको इंक्लूड करके बढ़ाना है, इस पे नहीं निकालना है, इसी पे निकालना है, क्योंकि उसी को और बढ़ाना है, जिसको लिए हैं उसी को और बढ़ाना है। तो यहाँ पे इसके आधार पे निकालेंगे हम, जो टोटल है उसके आधार पे। तो 20,000 का हम 15% निकाले तो 3,000 आया, 1,000 हम पहले ही संचय कर चुके हैं, तो 1,000 घटा देंगे, तो जब 20,000 में से जब 3,000 में से 1,000 घटा देंगे तो बचेगा 2,000। तो वो 2,000 हम यहाँ लिख देंगे बैड डेट प्रोविजन में। ठीक, क्यों, अब ये क्यों है, क्योंकि एक तरह का हमारा संपत्ति था, बैड डेप्टर्स हमारे क्या है, संपत्ति है, और संपत्ति के मूल्य में कमी हो रहा है, यानी हमें 2,000 रुपये और नहीं मिलने वाला है। तो ये एक तरह से हमारे संपत्ति में कमी हुई है, इसीलिए बैड डेट प्रोविजन कहा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। क्यों आया, क्योंकि ये एक तरह का हमारे लिए घाटा है, क्योंकि डेप्टर्स जो है वो हमारे लिए
एसेट्स हैं और एसेट्स में कमी हो रही है यहाँ, ठीक है, इसलिए ये डेबिट साइड में लिखा जाए। अब तीसरा है मशीनरी पर 20% हरास लगाया है। यहाँ भी मशीनरी पर अगर हरास लगाया यानी कि हमारे संपत्ति में कमी आ रही है, तो ये भी किस साइड जाएगा, हमारे डेबिट साइड जाएगा, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन करके जाएगा यहाँ, टू डिप्रिसिएशन, टू डिप्रिसिएशन कितना जाएगा, 20, मशीनरी का 20%, मशीनरी हमारा 50,000 का है, ठीक है, तो 50,000 का 20% यानी 10,000 रुपये हम निकाल लेते हैं। 50,000 का 10%, ठीक है, एक जीरो से जीरो यानी 5,000 रुपये, सॉरी 5,000 रुपये हमारा क्या चला गया, डेप्रिसिएशन, ठीक। अब डेप्रिसिएशन डेबिट साइड क्यों है, क्योंकि ये भी हमारे संपत्ति में कमी है, तो हमारे लिए एक तरह का घाटा है, इसीलिए ये डेबिट साइड आया। अब फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 72,000 रुपये हुआ तथा सेवानिवृत्त साझेदार का भाग के पूंजी खाते में समायोजन किया जाए। नई फर्म की पूंजी 1,20,000 है, ठीक। इस क्वेश्चन में बस इतना ही है हमारे काम लायक। तो ये हमने देखा पहला संपत्ति के मूल्यों में वृद्धि, और यहाँ देखा संपत्ति के मूल्यों में कमी, ठीक है। अब हम अपने से बनाएंगे, इसमें और जोड़ते हैं कि छूटी हुई संपत्तियाँ क्या होती हैं, कैसे लिखी, जो छूटी हुई संपत्तियों का लिखा होता है वो उनका लिखा करेंगे, और जो दायित्वों के मूल्यों में कमी होती है वो भी लिखा करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि जो छूटी हुई संपत्तियाँ हैं वो किस तरह से लिखा जाती है और उनकी किस तरह से जर्नल एंट्री की जाती है, ठीक। तो जैसा कि हमने ये तो लिख दिया कि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई, तो ये लिख दिया। अब और क्या लिखा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, छूटी हुई संपत्तियां और दायित्वों के मूल्य में कमी। तो मान लेते हैं कि हमारे पास क्रेडिटर्स, ठीक है, जो क्रेडिटर्स थे वो 21,000 के थे, ठीक है, 21,000 के क्रेडिटर्स थे। अब हमें पता चलता है, जब हमें वर्ष में पता चलता है कि चलो 21,000 की हमें किसी को 21,000 देना था, लेकिन उसमें से सिर्फ अब 20,000 देना है, ठीक। पहले हमें 21,000 रुपये देना था, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि अरे नहीं, चलो जो मतलब जिसको देना था वो बोलता है चलो ठीक है भैया तुम मुझे जल्दी दे दो, लेकिन 21 की जगह मुझे 20 ही दे दो, लेकिन जल्दी दे दो। तो हम खुश होकर उसको 20,000 दे दिए, तो हमारा जो 20,000 दे देंगे, तो वो जो 1,000 हमें कम हुआ वो हमारे लिए क्या एक तरह का फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि हमें 21,000 रुपये देना था, जिसमें से सिर्फ 20,000 रुपये देना है। तो वो जो 1,000 रुपये है वो हमारे लिए फ़ायदा है, और फ़ायदा कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट साइड। तो किस तरह लिखेंगे, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्यों आया, क्योंकि ये हमारे दायित्वों के मूल्यों में कमी है, ठीक। अब छूटी हुई संपत्तियों, एक पॉइंट और बनाना है इसमें, छूटी हुई संपत्तियों को मान लेते हैं हम, बस हमारे पास कंप्यूटर था जिसको हम लिखना भूल गए, अपनी किताबों में लिखना ही भूल गए, तो मान लेते हैं कंप्यूटर्स। ये भी कंप्यूटर भी तो हमारी संपत्ति है, क्योंकि इसका उपयोग लंबे समय तक होता है, व्यापार में उपयोग होता है उसके सहायता के रूप में। तो कंप्यूटर्स कितने का, मान लेते हैं 10,000 का था, ठीक है। अब ये तो पूरा हो गया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखी होती है, संपत्तियों के मूल्यों में वृद्धि, दायित्वों के मूल्य में कमी और छूटी हुई संपत्तियां लिखी जाती हैं। अब आते हैं रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में कि उसमें क्या क्या लिखी जाती है। तो संपत्तियों के मूल्यों में कमी, जैसा कि यहाँ पे हमारा जो बैड डेट था वो भी कमी था, वो भी जो डेप्टर थे वो भी संपत्ति ही था, जो मशीनरी थी वो भी संपत्ति ही थी हमारी। तो दोनों पे एक में एक डूब गया यानी मिलने ही नहीं वाला, तो वो भी घाटा है मेरे लिए, और एक डिप्रिसिएशन लग रहा है यानी उसके मूल्य में कमी हो रही है, तो भी घाटा है हमारे लिए। तो जो मूल्यों में कमी हुई, संपत्ति के मूल्य में कमी, वो तो दिखा गया। अब दूसरा क्या था, दायित्वों के मूल्यों में वृद्धि, ठीक। तो मान लेते हैं कि हमें ये तो हमने किसी से लिया था तो उन्हें देना था,
ठीक, अब कुछ और से लिया था जो पता चला 21,000 का लिया भी था, उसके अलावा ये तो 21,000 वाला फाइनल हो गया। अब हमने किसी 25,000 रुपये लिया था, ठीक, अब उस पर पता चल रहा है कि हमें 25,000 की जगह उसे 30,000 रुपये देना है। ठीक, पहले हमने किसी से लोन लिया था 25,000 रुपये, अब पता चल रहा है कि उस पर ब्याज 5,000 करके, यानी हमें उसे 30,000 रुपये देना है। ठीक, तो ये हमारे दायित्व में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। क्यों? क्योंकि 25,000 पहले हमें देना था, लेकिन अब पहले 25,000 देना था, अब 30,000 रुपये हो गया। तो जो 5,000 रुपये बढ़ा है, ये हमारे क्या हुआ, दायित्व में वृद्धि हुआ। तो टू लोन्स कितना, 5,000 रुपये। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए एक तरह का हमारा जो दायित्व था वो बढ़ गया, और जो दायित्व में वृद्धि को हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में। अब तीसरा है छूटी हुई दायित्व। तो मानते हैं बिल्स पेबल था जो कि लिखना भूल गए थे, 2,000 का। ठीक है, अब इसका भी पूरा डेफिनेशन हो गया। क्या 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 लिखी जाते हैं रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में, संपत्तियों के मूल्यों में कमी, दायित्वों के मूल्यों में वृद्धि, और छूटे हुए दायित्व का लेखा कहाँ होता है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। और इसके अपोजिट में रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में संपत्तियों के मूल्यों में वृद्धि, दायित्वों के मूल्यों में कमी, और छूटी हुई संपत्तियों का लेखा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में होता है। फिर दोनों पक्षों का योग लगा लिया जाता है, फिर दोनों पक्षों का योग लगा लिया जाता है। तो देख लेते हैं, 20 10 30 31,000 है। ठीक है, और ये 5 5 10 2 12 और 2 14, 5 5 10 2 12 2 14, 31,000 माइनस यहीं पे कर लेते हैं 14,000। तो कितना आ जाएगा हमारा, 11 में से 4 गया 7, और 2 में से 1 गया 1, यानी 17,000। ये 17,000 हमारा क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, अब ये तो था रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये तो हमने देखा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। ठीक, इसका डेफिनेशन भी बता दिया मैंने, और किस तरह से बनाया जाता है यही बता दिया। अब हम देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के आधार पे मतलब जनरल एंट्री कैसे की जाती है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्री किस तरह से की जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम जनरल एंट्री करते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसका हम लेजर भी बनाते हैं। ठीक है, तो हम पहले एक जनरल एंट्री का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे माना कि हमने संपत्ति खरीदी, मान लेते हैं बिल्डिंग खरीदी। ठीक है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश में दिया। ठीक, कैश अकाउंट। अब कैश में कैसे दिया, तो बिल्डिंग क्या है, रियल अकाउंट है, कैश क्या है, रियल अकाउंट है। तो बिल्डिंग रियल अकाउंट का क्या रूल है, जो भी संपत्ति या जो भी वस्तु या संपत्ति व्यापार में आए उसे डेबिट, जो वस्तु या संपत्ति व्यापार से जाए उसे क्रेडिट। तो यहाँ बिल्डिंग है जो कि व्यापार में आ रही है तो उसे डेबिट कर दिए, और कैश है जो कि व्यापार से जा रही है तो उसे क्रेडिट कर दिए। ठीक, ये तो है बिल्डिंग, ये तो जनरल एंट्री हो गया। अब इसका जब हम लेजर बनाते थे तो इसे लेजर में कैसे ट्रांसफर करते थे। अगर मान लेते हैं हम बिल्डिंग का जब लेजर बना रहे हैं, तो बिल्डिंग का लेजर बनाते थे तो हम उसमें क्या करते थे, तो जब बिल्डिंग का लेजर बनाते थे तो ये उसका डेट हो जाता पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक, ये तो हो गया बिल्डिंग का। अब इसमें जब हम लेजर बनाते थे बिल्डिंग का, तो क्या करते थे, जो टू है यानी बिल्डिंग के लेजर में बिल्डिंग तो आता नहीं था, बिल्डिंग के अलावा जो होता था वो आता था। तो ये जो टू कैश है इसको हम कहाँ लिखते थे, बिल्डिंग के लेजर में डेबिट साइड में। तो यहाँ हम कैसे क्या करके लिखते थे, डेट डाल के टू कैश लिख देते थे, और जो अमाउंट है वो लिख देते थे। मान लेते हैं 5,000 था। ठीक है, तो बिल्डिंग के लेजर में बिल्डिंग कभी नहीं आता था, उसके अलावा बाकी सब आता था।
और जिस हालत में आता था वो आता था। अगर मान लेते हैं यहाँ बिल्डिंग जैसे कि डेबिट में है तो उसके क्रेडिट वाला हिस्सा क्या है, कैश है, जो कि उसके डेबिट साइड में आ गया, यानी उल्टे साइड में चला जाता है। यानी कि इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक मान लेते हैं कि बिल्डिंग डेबिट में है तो हम उसके अमाउंट को डेबिट में लिख दिए और अकाउंट किसका लिख दिए, उसके उल्टे वाला, यानी उसके जो बिल्डिंग के साथ उसके अपोजिट वाला जो अकाउंट है उसको लिख दिए। ठीक, एक तरह से इस तरह से बता सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि हम ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग का लेजर बन रहा है तो बिल्डिंग तो उसमें आएगा नहीं, तो बिल्डिंग के अलावा जो बचा उसको हम इसमें उसके लेजर में लिखेंगे। अब किस साइड लिखेंगे ये कैसे बजाने, तो अगर 2 के साथ है, अगर लेजर बना रहे हैं और 2 के साथ है तो इसका मतलब है कि वो जिसका लेजर बन रहा है उसके डेबिट साइड में आएगा। ठीक, और अगर यहीं पे हम बिल्डिंग को खरीदने की जगह बेचते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग करते हैं। ठीक, तो इस हालत में जब हम बिल्डिंग का लेजर बनाते हैं तो ये जो कैश है ये कहाँ हो जाता, बाई साइड में, यानी क्रेडिट साइड में, बाई कैश करके कितना 5000। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में हम इसको भी दो तरीके से लिख सकते हैं कि बिल्डिंग क्रेडिट है तो उसका अमाउंट क्रेडिट साइड में लिख दिए। ठीक, बिल्डिंग क्रेडिट है तो उसका अमाउंट हम क्रेडिट साइड में लिख दिए। और चूंकि जिसका लेजर बनाते हैं उसका अकाउंट, उसका नाम कभी उसके लेजर में नहीं आता, तो उसके अलावा जो खाता होगा उसका अकाउंट, उसका लेजर लिखेंगे, तो उसका अकाउंट लिखेंगे वो। तो ये बिल्डिंग के अलावा क्या है, कैश है, तो कैश को लिख दिया हम कहाँ, बिल्डिंग के अमाउंट की जगह। ठीक, एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर बिल्डिंग का लेजर बना रहे हैं तो बिल्डिंग को क्या है, क्रेडिट में है, तो उसके डेबिट वाले पक्ष को हम देख लेते हैं कि जो ऊपर वाला जो डेबिट में है वो बाई साइड में आ जाता है। यानी जिसका लेजर बना है उसके, अगर बिल्डिंग का लेजर बना रहे हैं और बिल्डिंग क्रेडिट में है, यानी बिल्डिंग ही नहीं जिस किसी का भी लेजर बना रहे हैं वो अगर क्रेडिट में है तो उसके ऊपर वाला जो डेबिट में है वो उसके लेजर के क्रेडिट साइड में आ जाता है, यानी जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर बिल्डिंग डेबिट में है तो उसका लेजर क्रेडिट में चला जाएगा, उसके अपोजिट वाला खाता उसके लेजर के क्रेडिट में चला जाएगा, मतलब उल्टे साइड में चला जाएगा, यानी डेबिट साइड में चला जाएगा। और अगर बिल्डिंग क्रेडिट में है तो उसके उल्टे वाला खाता उसके उल्टे साइड में चला जाएगा, यानी ये डेबिट में है तो बिल्डिंग के लेजर में क्रेडिट में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लेजर बनाते हैं और इस तरह से जर्नल एंट्री करते हैं। अब हम लेजर समझ गए, ठीक है, तो ये भी समझ गए कि जर्नल एंट्री किस तरह से करते हैं और लेजर में किस तरह से ट्रांसफर करते हैं। तो वही काम यहाँ पे हुआ है। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये भी एक तरह का लेजर ही बना है। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये भी एक तरह का लेजर ही है, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट का लेजर बनाया गया है, जिसमें दर्शाया गया है कि बिल्डिंग का मूल्य ये इतना बड़ा है और ये इतना इसकी संपत्ति कमी हुई है और ज़्यादा हुई है। ठीक, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा एक तरह का लेजर है। तो जब हम लेजर को जर्नल एंट्री में परिवर्तित करते हैं तो क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन को जब हम जर्नल एंट्री में परिवर्तित करेंगे तो जैसा कि हमें पता है कि जिसका लेजर है, अगर जिसका लेजर हम बना रहे हैं उसका नाम कहीं भी उसके लेजर में होता नहीं है और जस्ट इसका अपोजिट जाता है, जर्नल एंट्री का अपोजिट जाता है इसके लेजर में। तो हम जैसे कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट किए हैं इसका मतलब कि क्रेडिट में क्या होगा, इसके जो उसके क्रेडिट में रहा होगा वो इसके डेबिट में रहा होगा। ठीक है, यानी कि जब हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, यानी रिवैल्यूएशन के अकाउंट को डेबिट करेंगे तो इसके अपोजिट वाला खाता लिखा जाता है। तो मान लेते हैं कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में है तो मतलब इसके क्रेडिट में कौन सा आया होगा, ये
जो कि इसके रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड है, वो उसके जनरल एंट्री में क्रेडिट रहा होगा, तब तो इसके डेबिट साइड में आया है। ठीक, यानी जनरल एंट्री में जो डेबिट होगा वो उसके लेजर में क्रेडिट होगा, और जो जनरल एंट्री में क्रेडिट होगा वो उसके लेजर में डेबिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट है, मतलब कि ये सारी एंट्रियाँ क्रेडिट हुई होंगी। तो इस तरह से हम इसका आसानी से जनरल एंट्री भी कर सकते हैं। तो रिवोल्यूशन को डेबिट कर दिए। अब 2 को हम 2 में क्या करेंगे, बैड डेब्ट, प्रोविजन टू डिप्रिसिएशन, टू लोन्स, टू ये प्रॉफिट एंड लॉस एक अलग बार, उसका एक अलग से ही होता है। ठीक, तो ये हो गया रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हुआ, तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट किए, तब जाके क्या हुआ, बैड डेब्ट क्रिएट हुआ, डेप्रिसिएशन क्रिएट हुआ और लोन्स क्रिएट हुआ। ठीक, अब अगर मान लेते हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा, अगर रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट करना है तो उसका मतलब है कि हम अगर बिल्डिंग, क्रेडिटर्स और कंप्यूटर्स ये डेबिट हुआ होगा तब तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, क्योंकि इसके उल्टे वाले खाते को ही हम लेजर में लिखते हैं। अगर जनरल एंट्री में, जनरल एंट्री के उल्टे वाले को उसके लेजर में उल्टे खाते साइड में लिखते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मान लेते हैं हम बाई बिल्डिंग को डेबिट किए होंगे, बिल्डिंग डेबिट, सॉरी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट क्यों, अब यहाँ रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट में क्यों गया, क्यों, क्योंकि अगर हम इसका जब जनरल एंट्री बना है, अगर ये जनरल एंट्री को सही है, हम जनरल एंट्री सही किए हैं कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम इसके लेजर में ट्रांसफर करके भी देख सकते हैं। क्यों, कैसे, जो भी ये जो रिवोल्यूशन अकाउंट है ये क्रेडिट में है, तो इसका जो अमाउंट होगा वो टोटल हम क्रेडिट में लिख सकते हैं, और नाम किसका किसका डालेंगे, उसके उल्टा खाता, इसके उल्टे वाले खाते को डालेंगे। ठीक, अमाउंट तो सेम लिखेंगे, ये अगर रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे, एक तरीका ये है कि क्रेडिट में लिखेंगे, और नाम किसका डालेंगे, उल्टे वाले का। ठीक, तो इस तरह से हम रिवोल्यूशन अकाउंट से जनरल एंट्री भी बना सकते हैं। अब जो प्रॉफिट, अगर ये प्रॉफिट होता है तो इसका जो एंट्री करेंगे वो कैसे करते हैं, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, इसकी एक अलग ही प्रॉफिट एंड लॉस की अलग ही एंट्री होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, ये हो गया जब हमें प्रॉफिट हुआ हो, और दूसरी एंट्री होगी जब अगर मान लेते हैं हमें लॉस होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2 में हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, तो ये इस तरह से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिवैल्यूएशन के अकाउंट के आधार पे जनरल एंट्री भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको बारी बारी से एक एक करके भी कर सकते हैं, एक बार रिवैल्यूएशन को डेबिट करिए, फिर बैड डेब्ट को क्रेडिट करिए, फिर रिवैल्यूएशन को डेबिट करिए, फिर टू डिप्रिसिएशन को क्रेडिट करिए। तो मैं एक ही में कर दिया, आप अलग अलग करके भी इनको कर सकते हैं। अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है तो उस समय में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगर हानि होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से रिवैल्यूएशन के अकाउंट के आधार पे जनरल एंट्री बनाया जाता है। और जो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया गया है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक तरह से हम कह सकते हैं कि लेजर ही है, ये रिवैल्यूएशन का लेजर ही हमने बनाया है। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।